दोस्तों सोचिए, अचानक भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव आता है जिसे मानना भी आसान नहीं और ठुकराना भी जोखिम भरा है। इस समय अरब देशों की तरफ से भारत पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह उनके तैयार किए गए नए प्रस्ताव को समर्थन दे। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत की सहमति इतनी जरूरी क्यों हो गई है। दरअसल अगर भारत इस प्रस्ताव को हां कर देता है तो उसके पीछे पीछे कई और देश भी इसे मानने लगेंगे, खासकर वो देश जो अभी तक इस पूरे मामले में तटस्थ बने हुए हैं। मामला दरअसल ईरान से जुड़ा हुआ है। अरब देशों ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक सख्त रणनीति तैयार की है। पिछली बार जब ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव लेकर गए थे, तब उन्हें उतना समर्थन नहीं मिल पाया था और उनका प्लान सफल नहीं हो सका। लेकिन इस बार इन देशों ने पहले से ज्यादा मजबूत तैयारी की है और एक नया मसौदा तैयार किया है। इस प्रस्ताव में सऊदी अरब, यूएई, इराक, कतर, ओमान और मिस्र जैसे बड़े देश शामिल हैं। इन सभी का मकसद साफ है, ईरान को दुनिया से पूरी तरह अलग थलग करना। इसके तहत ईरान को ब्लैकलिस्ट करने, उसकी करेंसी पर रोक लगाने, उसके तेल कारोबार को सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बंद करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि ईरान आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो जाए कि वह दबाव में आकर झुकने पर मजबूर हो जाए। लेकिन इस पूरी रणनीति का असली खेल यहां से शुरू होता है। सिर्फ मुस्लिम देशों के साथ आने से यह योजना सफल नहीं होगी। ईरान की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध काफी हद तक रूस, चीन और खास तौर पर भारत पर निर्भर करते हैं। ऐसे में अगर भारत इस प्रस्ताव का समर्थन करता है तो यह पूरे खेल को बदल सकता है। वहीं अगर भारत इससे दूरी बनाए रखता है तो अरब देशों की यह पूरी रणनीति कमजोर पड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत इस दबाव के आगे झुकेगा या फिर अपने रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए कोई अलग रास्ता चुनेगा। अब जरा इस गेम को गहराई से समझिए, क्योंकि यहां असली कहानी शुरू होती है। चीन ईरान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ईरान का ज्यादातर तेल सीधा चीन जाता है, यानी पैसा वहीं से आता है। दूसरी तरफ रूस है, जिसे ईरान का डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाता है। आज ईरान के पास जो खतरनाक मिसाइल ताकत है, उसमें रूसी तकनीक का बड़ा हाथ बताया जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प रोल है भारत का, क्योंकि भारत सीधे नहीं बल्कि अपनी स्मार्ट कूटनीति से कई बार ईरान को अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचाता रहा है। यहां तक कि आज भी भारत अपनी विदेश नीति के जरिए इनडायरेक्ट तरीके से ईरान को सपोर्ट करता नजर आता है। यही वजह है कि अरब देश अब भारत पर फोकस कर रहे हैं। उनका साफ मकसद है, अगर भारत इस प्रस्ताव पर साइन कर देता है तो ईरान को मिलने वाला बैक सपोर्ट खत्म हो जाएगा और फिर ईरान सच में अकेला पड़ सकता है। इसी बीच अरब देशों ने दोहा में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें कई देशों के विदेश मंत्रियों को बुलाया गया है। जाहिर है एस जयशंकर को भी खास तौर पर इन्वाइट किया गया है। और दबाव कितना है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने साफ शब्दों में कहा है, भारत इस बार अरब देशों के प्रस्ताव को सपोर्ट करे। उनका कहना है कि अगर भारत हां कह देता है तो बाकी काम आसान हो जाएगा, लेकिन अगर भारत पीछे हटता है तो अरब देशों को भी भारत को लेकर अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। अब सवाल और भी बड़ा हो गया है, क्या भारत अपने पुराने संतुलन को बनाए रखेगा या इस बार कोई बड़ा फैसला लेने वाला है। अब जरा इस पूरी कहानी को सीधे और साफ तरीके से समझते हैं दोस्तों। इस समय टकराव है ईरान और अरब देशों के बीच। भारत का ना तो ईरान में कोई सैन्य बेस है, ना ही अरब देशों में, और सबसे बड़ी बात, भारत ने इस पूरे मामले में ना किसी का पक्ष लिया है, ना ही किसी की खुलकर निंदा की है। भारत हमेशा की तरह न्यूट्रल रहकर शांति की बात करता आया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फिर भी अरब देशों को भारत पर पूरा भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि भारत कहीं ना कहीं ईरान को बैक सपोर्ट दे रहा है, जबकि हकीकत यह है कि भारत हमेशा संतुलन बनाकर चलने की कोशिश करता है। ना किसी के खिलाफ खुलकर खड़ा होता है, ना ही किसी को पूरी तरह छोड़ता है। अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज ये देश चाहते हैं कि भारत ईरान के खिलाफ उनके साथ खड़ा हो जाए, लेकिन जब भारत खुद मुश्किल में था, खासकर पाकिस्तान के साथ तनाव के समय, तब क्या इन देशों ने भारत का खुलकर साथ दिया था? क्या उन्होंने भारत के खिलाफ होने वाली घटनाओं की सख्त निंदा की थी? अगर नहीं, तो फिर भारत क्यों किसी और के झगड़े में कूदे? सच कहें तो इन देशों की राजनीति भी बड़ी दिलचस्प है। आज लड़ाई, कल दोस्ती, आज मिसाइल, कल मीटिंग। आज अगर ईरान कतर पर हमला करता दिख रहा है तो कल यही नेता एक टेबल पर बैठकर बातचीत करते नजर आ सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है, क्या भारत को अपने मजबूत रिश्तों को दांव पर लगाना चाहिए? क्या भारत को दोहा में होने वाली मीटिंग में जाकर किसी एक पक्ष का साथ देना चाहिए, या फिर समझदारी इसी में है कि भारत दूरी बनाए रखे और अपने हितों पर फोकस करे? दोस्तों, मिडिल ईस्ट की राजनीति से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने दिल्ली से लेकर दोहा तक हलचल मचा दी है।
दोस्तों, इसी आक्रोश के चलते कतर और बाकी अरब देशों ने दोहा की मीटिंग में भारत के सामने एक कूटनीतिक अल्टीमेटम यानी एक खुली चेतावनी रख दी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने दबी जुबान में एक धमकी भी दी है। अगर भारत ने मना किया तो अरब जगत को भी भारत के साथ अपनी बरसों पुरानी दोस्ती और नजरिए में बदलाव लाना पड़ेगा। अब भारत के लिए ये सच में इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। आज खाड़ी देशों में हमारे करीब 89 लाख भारतीय काम करते हैं। ये लोग हर साल 135 बिलियन डॉलर से ज्यादा का पैसा भारत भेजते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी रीढ़ है। इसके अलावा इन देशों जीसीसी के साथ हमारा सीधा व्यापार 178 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। ऐसे में अरब देशों की नाराजगी मोल लेना भारत के आर्थिक हितों के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इस पूरे ड्रामे के बीच एक नई और बड़ी बहस छिड़ गई है। क्या भारत सच में न्यूट्रल है या धीरे धीरे अमेरिका और अरब देशों के खेमे में जा रहा है? कई रिपोर्ट्स ये सवाल उठा रही हैं कि ईरान के खिलाफ रेजोल्यूशन 2817 का समर्थन करना भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कम और निर्भरता ज्यादा लगती है, क्योंकि भारत एक ऐसे प्रस्ताव का साथ दे रहा है जिसमें ईरान को तो विलेन बताया गया है, लेकिन अमेरिकी या इजरायली हमलों पर पूरी तरह चुप्पी साध ली गई है। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत बस अपनी वेस्ट एशिया पॉलिसी को आज के हिसाब से ढाल रहा है। हमारी ऊर्जा जरूरतें, वहां रह रहे हमारे नागरिक और डिफेंस पार्टनरशिप हमें इजराइल, सऊदी और यूएई के करीब ले जाते हैं, लेकिन साथ ही भारत चाबहार पोर्ट और INSTC जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए ईरान के साथ भी अपना एक रास्ता खुला रखना चाहता है। पश्चिमी मीडिया भी इसे ऐसे देख रहा है कि यह युद्ध भारत की इजराइल और ईरान दोनों से दोस्ती की कड़ी परीक्षा ले रहा है। जमीनी हकीकत तो यह है दोस्तों कि भारत पहले ही ईरान से तेल लेना बंद कर चुका है, चाबहार में 10 साल की बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, इजराइल के साथ मजबूत पार्टनरशिप कर चुका है और अब यूएन में ईरान के खिलाफ इस प्रस्ताव पर खड़ा भी हो गया है। इन सब के बीच भारत की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो एक तरफ अमेरिका, इजराइल और अरब देशों को साधे रखे, अपने 89 लाख नागरिकों की सुरक्षा करे, और दूसरी तरफ चाबहार जैसे प्रोजेक्ट्स को बचाते हुए खुद को किसी एक गुट का मोहरा बनने से रोक ले। क्योंकि जैसे जैसे वेस्ट एशिया का ये टकराव गहरा होगा, भारत पर तुम किसके साथ खड़े हो वाला दबाव और भी जानलेवा होता जाएगा। दोस्तों, जो ईरान सोच रहा था हुआ बिल्कुल उसका उल्टा। ईरान के हमलों को खाड़ी देशों ने सीधे सीधे अपनी संप्रभुता पर हमला मान लिया। खासकर कतर, जो पहले ईरान के साथ थोड़े नरम रिश्ते रखता था, अब पूरी तरह सख्त हो गया है। 27 मार्च 2026 को शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी सीधे वॉशिंगटन डीसी पहुंचे और वहां जेडी वेंस और स्कॉट बेसेंट के साथ हाई लेवल मीटिंग की। नतीजा क्या निकला? कतर और अमेरिका के बीच डिफेंस पार्टनरशिप और मजबूत करने का फैसला, और साथ ही दुनिया भर में LNG सप्लाई को बिना रुकावट जारी रखने की प्लानिंग। लेकिन असली झटका तो यहां लगा। कतर ने ईरानी नेटवर्क पर एक्शन लेते हुए IRGC से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया और ईरानी डिप्लोमेट्स को सिर्फ 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दे दिया। यानी रिश्ते लगभग खत्म। अब पूरा अरब वर्ल्ड आक्रामक मोड में है। सऊदी अरब और यूएई के नेतृत्व में अरब देश अब वॉशिंगटन डीसी पर दबाव डाल रहे हैं कि यह सैन्य कार्रवाई बीच में रोकी न जाए। उनका साफ कहना है, अगर इस बार ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत पूरी तरह खत्म नहीं की गई तो भविष्य में वो पूरे खाड़ी क्षेत्र की तेल के बदले सुरक्षा वाली व्यवस्था को खतरे में डाल देगा। मतलब साफ है, अब ये लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा की है। उधर ईरान ने भी सीधी धमकी दे दी है, अगर उसके एनर्जी ठिकानों पर हमला हुआ तो वो समुद्री रास्तों को पूरी तरह तबाह कर देगा। मार्च 2026 के अंत तक ईरानी नौसेना और IRGC ने 21 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को निशाना बना लिया है। इसका असर इतना बड़ा पड़ा कि लॉयड्स जैसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों ने इस पूरे इलाके के लिए कवर देना बंद कर दिया। नतीजा, 300 से ज्यादा तेल टैंकर बीच समुद्र में फंसे हुए हैं। इस भारी घेराबंदी का सीधा असर कच्चे तेल के दामों पर देखने को मिला है।